नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में आज हम ट्रांसपोर्ट नंबर की स्टडी करेंगे, अर्थात अभिगमनांक का अध्ययन करेंगे। अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होते हैं? संपूर्ण विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन द्वारा ले जाया जाता है उसे उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक या हिटाव संख्या कहते हैं। यदि हम देखें कि ऋणायन की जो गति है वो u माइनस और धनायन की जो गति है वो u प्लस है, तो विद्युत अपघटन में कुल प्रवाहित विद्युत धारा दोनों आयनों धनायन और ऋणायनों के योग के समानुपाती होती है। अगर हम धनायन के द्वारा लेकर जाई गई विद्युत धारा को देखें तो धनायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा प्रोपोर्शनल होती है धनायन की गति के, और ऋणायन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा प्रोपोर्शनल होती है ऋणायन की गति के। तो टोटल कुल विद्युत धारा जो कि धनायन और ऋणायन द्वारा ले जाई जा रही है, तो कुल विद्युत धारा जो है धनायन और ऋणायन की गति के योग के समानुपाती होती है। अब अगर हम धनायन की गति में कुल आयनों की गति का भाग दें, या हम ये कहें धनायन द्वारा ले जाई गई धारा में कुल धारा का भाग दें, तो हमें धनायन का अभिगमनांक प्राप्त होता है। इसी तरह से ऋणायन का अभिगमनांक हमें निकालना है, तो ऋणायन का अभिगमनांक T माइनस इक्वल टू होगा हमारा ऋणायन द्वारा ले जाई जाने वाली धारा अपन कुल धारा। तो धनायन का अभिगमनांक हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे? T प्लस इक्वल टू U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। इसी तरह से ऋणायन का अभिगमनांक T माइनस इक्वल टू हमारा होगा U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस, अर्थात ऋणायन द्वारा ले जाएगी विद्युत धारा अपॉन कुल विद्युत धारा। अगर हम दोनों यानी धनायन और ऋणायन का अभिगमनांक का योग करें, यहाँ हमने T प्लस प्लस T माइनस करा, तो वो उसका मान सदैव 1 आएगा। अर्थात हम ये कहेंगे कि किसी विलयन में अभिगमनांक का कुल मान हमेशा 1 होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें एक आयन का अभिगमनांक ज्ञात हो तो हम दूसरे आयन का अभिगमनांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अभिगमनांक के बारे में हम देखें कि विद्युत रसायन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें 2 प्रमुख तथ्य होते हैं। पहला, फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार अगर हम किसी विद्युत अपघट्य का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के अनुपात में होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कैथोड और एनोड पर मुक्त हुए धनायनों और ऋणायनों की संख्या सदैव बराबर होगी। दूसरा, जो आयन गति करते हैं उन आयनों की गति भी भिन्न भिन्न होती है। तो आयनों की गति भिन्न भिन्न होते हुए भी जब आयन भिन्न भिन्न गति करते हैं फिर भी जो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा समान होती है। तो ये क्यों होती है? इससे हिटार्फ ने एक प्रयोग द्वारा समझाया। उसने एक इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर लिया, उस इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर को 3 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया। इन तीनों चैम्बर में डिवाइड करने के लिए, यानी इस इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर को 3 चैम्बर में डिवाइड करने के लिए उसने 2 पोरस डायफ्राम लगाए जो कि पूरे चैम्बर को 3 चैम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं। चैम्बर AB जिसे हम कैथोड खंड कहते हैं क्योंकि इस चैम्बर में कैथोड लगा होता है। चैम्बर BC जो कि हमारा मध्य खंड मिडिल चैम्बर कहलाता है, और चैम्बर CD जो कि हमारा एनोड चैम्बर कहलाता है क्योंकि इसमें एनोड लगा होता है। B और C पोरस डायफ्राम है जो कि पूरे चैम्बर को 3 चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं। इस चैम्बर में हम विद्युत अपघट्य का विलयन भर देते हैं। अब हम इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हम 4 स्थिति देखते हैं। सबसे पहली स्थिति में हम ये माने कि
धनायन और ऋणायनों की संख्या प्रत्येक चैम्बर में समान है। यानी चैम्बर ए बी में जो कि कैथोड है, कैथोड चैम्बर है, इसमें धनायनों की संख्या 6 है और ऋणायनों की संख्या भी 6 है। इसी तरह से चैम्बर सी डी जो कि एनोड चैम्बर कहलाता है, इसमें भी धनायनों की संख्या 6 है और ऋणायनों की संख्या भी 6 है। और चैम्बर सी में धनायन की संख्या 4 है और ऋणायन की संख्या भी 4 है। तो स्थिति फर्स्ट को हम देखें तो स्थिति फर्स्ट में धनायन और ऋणायन की संख्या प्रत्येक चैम्बर में समान है, यानी जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है। अब हम स्थिति 2 को देखें, केस सेकंड। केस सेकंड यानी हम ये कहें कि इस स्थिति में धनायन और ऋणायनों में केवल धनायन ही गतिशील हैं। यानी यहाँ से जो 2 धनायन हैं वो चैम्बर BC से होते हुए चैम्बर यानी मध्य खंड से होते हुए कैथोड खंड में आ जाते हैं, चैम्बर AB में आ जाते हैं। तो हम यहाँ देखें कि जो धनायन है उनकी संख्या अब कितनी, पहले 6 थी, 2 बढ़ गए तो 8 हो गई, और ऋणायन 6 हैं। इसी तरह से एनोड चैम्बर में क्योंकि 2 धनायन कैथोड चैम्बर में चले गए, इसलिए अब धनायन की संख्या 4 रह गई और जो ऋणायन है हमारे वो अभी भी 6 हैं। तो अब हम देखें कि कैथोड चैम्बर में कुल 8 धनायन है, जिसमें से 6 धनायन 6 ऋणायन के साथ युग्म बना लेते हैं और 2 अयुग्मित धनायन रह जाते हैं। इसी तरह से एनोड खंड में क्योंकि 2 धनायन कैथोड खंड में चले गए, अतः यहाँ भी जो 4 धनायन है वो 4 ऋणायन से युग्म बना लेते हैं और 2 अयुग्मित ऋणायन रह जाते हैं। जो अयुग्मित ऋणायन है वो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाते हैं या इलेक्ट्रोड पर निरावेशित हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखें कि जो 2 कैथोड पर 2 धनायन निक्षेपित हुए और एनोड पर भी 2 ऋणायन निक्षेपित हुए, तो टोटल आयन है उनकी संख्या कैथोड और एनोड पर 2-2 हुई। अब हम केस थर्ड देखें। केस थर्ड में धनायन और ऋणायन दोनों ही गति करते हैं। पहले केस में तो स्थिर थे, दूसरे केस में हमने देखा केवल धनायन गति कर रहे थे। अब थर्ड केस में हम देखें धनायन और ऋणायन दोनों गति कर रहे हैं। यानी हम ये कहें कि 2 धनायन जो हैं एनोड चैम्बर से मध्य खंड से होते हुए कैथोड चैम्बर में आ जाते हैं। तो यहाँ जो धनायन की संख्या हो गई वो अब हमारी कितनी हो गई, 6 पहले से थी, 2 और बढ़ गए, 8 हो गई। इसी तरह से यहाँ से भी 2 ऋणायन जो हैं वो मध्य खंड से होते हुए एनोड खंड में आ गए और यहाँ ऋणायन की, तो यहाँ जो ऋणायन की संख्या है वो ऋणायन की संख्या भी 8 हो गई। अब हम कैथोड चैम्बर में देखें, कैथोड चैम्बर में धनायन की संख्या 8 है और ऋणायन की संख्या 4 है, क्योंकि 2 ऋणायन एनोड चैम्बर में चले गए। तो 4 धनायन 4 ऋणायन से युग्म कर बना लेते हैं और टोटल हमारे पास कितने, ये 4 जो धनायन हैं, ये 4 धनायन अयुग्मित रहते हैं जो कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाते हैं या जो कैथोड पर मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से हम एनोड खंड में देखें, एनोड खंड में क्योंकि 2 ऋणायन कैथोड खंड से होते हुए कैथोड खंड से मध्य खंड से होते हुए एनोड खंड में आ गए, तो टोटल एनायंस की संख्या जो ऋणायन की संख्या है वो भी 8 हो गई। अब 4 धनायन पहले से मौजूद है तो 4 धनायन 4 ऋणायन से युग्म बना लेते हैं। अब टोटल 4 अयुग्मित ऋणायन रह जाते हैं। यह 4 अयुग्मित यह 4 अयुग्मित ऋणायन जो हैं वो एनोड पर मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि 2 धनायन और 2 ऋणायन आपस में एक दूसरे चैम्बर में गति करते हैं तथा जो एकत्रित होने वाले ऋणायन या मुक्त होने वाले ऋणायन और धनायन की संख्या है वो दोनों चैम्बर्स में समान है। यानी यहाँ
4 और यहाँ 4। अब हम केस थर्ड देखें, सॉरी केस फोर्थ। केस फोर्थ में जो धनायन और ऋणायन है दोनों गतिमान हैं और दोनों की गति भी भिन्न भिन्न है। यानी ऋणायन जो है उसकी गति यानी इस केस 4 में हम देखें तो केस 4 में एनोड जो है, एनोड चैम्बर से 2 धनायन कैथोड चैम्बर में आ गए मध्यखंड से होते हुए, और यहाँ से 3 जो ऋणायन हैं वो मध्यखंड से होते हुए एनोड चैम्बर में आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि ऋणायन की गति ज़्यादा है और धनायन की गति कम है। तो यहाँ गति भिन्न भिन्न है। गति भिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ अब हम देखें कि एनोड चैम्बर से 2 धनायन कैथोड चैम्बर में आने के कारण टोटल धनायन की संख्या हमारी हो गई 8। अब इस चैम्बर में पहले से ही 3 ऋणायन मौजूद हैं, तो 3 धनायन 3 ऋणायन के साथ युग्म बना लेते हैं और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 अयुग्मित धनायन रह जाते हैं। ये 5 अयुग्मित धनायन कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं। तो कैथोड पर एकत्रित होने वाले धनायनों की संख्या कुल हुई 5। अब हम एनोड चैम्बर में देखें, कैथोड चैम्बर से 3 ऋणायन, क्योंकि ऋणायन की गति ज़्यादा है इसलिए 3 ऋणायन एनोड चैम्बर में आ जाते हैं, और एनोड चैम्बर में आने पर अब जो ऋणायन है उनकी संख्या 9 हो जाती है। इस चैम्बर में पहले से 4 धनायन मौजूद हैं, तो 4 धनायन 4 ऋणायन से युग्म बना लेते हैं और 5 अयुग्मित ऋणायन एनोड पर निक्षेपित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो एनोड पर मुक्त होने वाले ऋणायनों की संख्या भी कितनी हुई? 5। तो हम ये देख सकते हैं कि धनायन और ऋणायन की गति अलग अलग होने पर भी कैथोड और एनोड पर निक्षेपित होने वाले या कैथोड और एनोड पर मुक्त होने वाले धनायन और ऋणायनों की संख्या समान है। तो हम चारों केस में देखें, चारों केस में हम सेकंड केस में केवल धनायन ने गति की, फिर भी दोनों इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले आयंस की संख्या समान थी। इसी तरह से सेकंड केस में भी हम देखें, इसमें धनायन और ऋणायन की गति समान है और दोनों समान गति से गति कर रहे हैं, फिर भी इनके कैथोड और एनोड पर जो आयन निक्षेपित हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, उनकी संख्या समान है। और केस फोर्थ में भी हम देखें, केस फोर्थ में धनायन और ऋणायन की गति अलग अलग है, फिर भी दोनों इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले आयनों की संख्या समान है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे पहली चीज़, जो मध्य कक्ष है उसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने अभी देखा कि मध्य कक्ष में हर स्थिति में केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों स्थिति में हमने देखा कि धनायन और ऋणायनों की संख्या समान है, यानी 4 धनायन है और 4 ऋणायन है। सेकंड, आयन सदैव तुल्यांकी मात्रा में विसर्जित होते हैं, भले ही उनकी गति कुछ भी हो। यानी हमने केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनमें अलग अलग देखा कि अलग अलग आयन अलग अलग गति से मूव कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले आयनों की संख्या है वो कैथोड और एनोड पर समान है। जैसे हमने पहले केस में देखा, दोनों तरफ दो आयन जो हैं वो मुक्त हुए, जबकि केवल धनायन गति कर रहा है। और फोर्थ केस में देखा कि हमने दोनों अलग अलग गति कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में अलग अलग गति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धनायन और ऋणायन जो हैं उनकी संख्या, मुक्त होने की संख्या समान है। थर्ड केस हम देखें, किसी भी इलेक्ट्रोड के कक्ष में, यानी इलेक्ट्रोड के चारों ओर सांद्रण में होने वाली कमी उससे परे या दूसरे विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ चलने वाले आयन की गति के समानुपाती होती है। यह हम कह सकते हैं कि एनोड के चारों ओर
सांद्रण में कमी धनायन की गति के बराबर है और कैथोड के चारों ओर होने वाले सांद्रण में कमी ऋणायन की गति के समानुपाती है। यानी एनोड के चारों ओर सांद्रण में कमी धनायन की गति के समानुपाती है और कैथोड के चारों ओर होने वाली सांद्रण में कमी ऋणायन की गति के समानुपाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं एनोड के चारों ओर सांद्रण में कमी अपॉन कैथोड के चारों ओर सांद्रण में कमी इक्वल टू धनायन की गति अपॉन ऋणायन की गति। और नेक्स्ट निष्कर्ष हम देखें, किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा दोनों इलेक्ट्रोड के चारों ओर उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता में होने वाली कमी के जोड़ के बराबर होती है। यहाँ हम देखें कि यहाँ जो है टोटल 5 धनायन जो हैं वो मुक्त हो रहे हैं और यहाँ हम देखें टोटल 5 ऋणायन मुक्त हो रहे हैं। तो जो ऋणायन और धनायन इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो रहे हैं उनकी संख्या कैथोड खंड में और एनोड खंड में धनायनों की कमी के योग के बराबर होती है। तो कैथोड खंड में ऋणायन कितने कम हो गए 3 और एनोड खंड में धनायन कितने कम हो गए 2। तो 3 + 2 = 5, अर्थात कैथोड पर 5 आयन मुक्त होंगे और एनोड पर भी 5 आयन मुक्त होंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा दोनों इलेक्ट्रोड के चारों ओर उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता में होने वाली कमी के जोड़ के बराबर होती है। थैंक यू।